बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन व सामीन, आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। आर्मी इंटेलिजेंस के अफसरान बाज़ औक़ात उससे मुलाकात करने उसकी रिहाइश गाह में आते थे। उन्हें कभी ये शुबा नहीं हुआ कि वो सुपर मैडम की डमी से मुलाकात करके जा रहे हैं। इस वक्त भी सुपर मैडम की डमी ने सुपर मास्टर से गुफ्तगू की थी और सानी उस डमी के दिमाग में रही थी। फिर राब्ता ख़त्म होने के बाद सानी ने डमी से कहा, मैं जा रही हूँ, 1 घंटे बाद शायद फ़ौजी अफसरान तुमसे राब्ता करेंगे या तुमसे मुलाकात करने आएंगे, तो तुम पहले की तरह पूरे एतमाद के साथ उनसे गुफ्तगू करोगी। वो तुम्हारी शख्सियत को झुटलाना चाहेंगे, लेकिन तुम अव्वल भी सुपर मैडम सिल्वाना हो और आखिर भी यही हो। यस मैडम, मैं अपना रोल बहुस्नो खूबी अदा करूँगी। जॉन लैम्बोर्डा के वक्त से सानी के 2 टेलीपैथी जानने वाले मातहत थे। एक का नाम मोनारो और दूसरे का नाम टैलबॉट था। वो दोनों इसराइल से निकलकर पेरिस आ गए थे। बहुत पहले सानी ने उन पर तरमीमी अमल करके उन्हें अपना वफादार बना लिया था। इसराइल से निकलते वक्त जे मॉर्गन को सहरज़दा करके अपने साथ लाई थी और उसे बाबा साहब के इदारे में पहुंचा दिया था। 1 घंटे बाद सानी ने मोनारो और टैलबॉट को मुखातिब करके कहा, 10 मिनट के बाद मेरे दिमाग में आओ, मैं सुपर मास्टर के दिमाग में रहूंगी। यानी हम सब एक खुफिया इजलास अटेंड करेंगे। वहाँ जो अफसर तुम्हें सिगार या सिगरेट के कश लेता हुआ नजर आए उसके दिमाग में चले जाना। उस इजलास की कार्रवाई देखने और सुनने के बाद हम तय करेंगे कि हमें करना क्या है। सानी ने सुपर मास्टर के पास आकर कोड वर्ड्स अदा किए। वो हेडक्वार्टर के एक बंद कमरे में पहुंच गया था। एक बड़ी सी मेज़ के अतराफ आला फौजी अफसरान के अलावा चंद आला हुकाम भी मौजूद थे। सुपर मास्टर ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मैं इस इजलास में सुपर मैडम सिल्वाना की तवक्को कर रहा था, क्या वो नहीं आएगी? फौज के जनरल ने कहा, यहाँ उसकी मौजूदगी लाजमी नहीं है। बाय द वे, आपको सिल्वाना से इतनी दिलचस्पी क्यों है? इसलिए कि मैं और लैम्बोर्डा उसे बेटी समझते रहे हैं और सुपर मैडम की हैसियत से उसकी बेपनाह सलाहियतों के कायल रहे हैं। किसी की हद से ज़्यादा तारीफ़ें करने और उसे सर पर चढ़ा लेने के बाद उसकी खामियां और कोताहियां नज़र नहीं आती। सुपर मास्टर ने पूछा, क्या आपको खामियां नज़र आ रही हैं? हाँ, वो अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। हमारे टेलीपैथी जानने वाले मोनारो और टैलबॉट उसकी मातहती में दिए गए थे। उनकी कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं है कि वो दोनों कहाँ हैं। मैं सुपर मास्टर की हैसियत से जानता हूँ कि वो दोनों लंदन और पेरिस में हैं। शितारा और उसके भाई सरना के मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल कर रहे हैं। हम कैसे यकीन करें? हमें रिपोर्ट मिली है कि सुपर मैडम उन दोनों को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करती है। एक आला अफसर ने कहा, उसने इसराइल में रहने के दौरान यहूदी टेलीपैथी जानने वालों को ट्रैप किया है और उन्हें कहीं छुपा दिया है। सुपर मैडम सिल्वाना ने ऐसी कोई हरकत नहीं की है। हमारे जासूस यकीन से कहते हैं कि जिस दिन सिल्वाना तिल अबीब छोड़कर गई है तब से टेलीपैथी जानने वाला जे मॉर्गन लापता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे सिल्वाना ने गायब किया है। एक हाकिम ने कहा, अभी हाल ही में सुपर मैडम ने अचानक छापा मारकर न्यूयॉर्क में शितारा के खुफिया अड्डे पर कब्जा किया है। बेशक ये उसका एक बहुत बड़ा कारनामा है, लेकिन इस कारनामे में मरियम और सरताज पाशा ने अहम रोल अदा किया है। ये दोनों कौन थे, कहाँ से आए थे, फिर अचानक कहाँ गायब हो गए? इंटेलिजेंस के चीफ ने कहा, मैंने सुपर मैडम सिल्वाना से ये सवालात किए थे। उसने जवाब दिया कि मरियम और सरताज पाशा उसके आलाकार थे। काम निकालने के बाद उनके दिमागों को आज़ाद छोड़ दिया गया। वो कहीं चले गए हैं, जब ज़रूरत होगी तो फिर उनसे काम लिया जाएगा। सुपर मास्टर ने पूछा, इसमें आपको क्या एतराज़ है? हमें रिपोर्ट मिली है कि वो सरताज पाशा दरअसल अली तैमूर था। ऐसी बेतुकी और बेबुनियाद रिपोर्टें आपको मिलती कहाँ से हैं? चीफ ने एक फ़ाइल खोलकर उसमें से एक कागज़ निकालकर सुपर मास्टर को देते हुए कहा, यह फिंगरप्रिंट्स के माहिरीन की रिपोर्ट है। सरताज पाशा ने न्यूयॉर्क के उस तहखाने से निकलने के बाद एक गिलास में पानी पिया था। उस गिलास को हमारे एक जासूस ने महफूज कर लिया था। उस पर से उंगलियों के निशानात लिए गए थे। एक और आला अफसर ने कहा, मरीना हमारे पास ख्याल ख्वानी के ज़रिए आती रही। उसकी ये रिपोर्ट गलत साबित हुई कि सुपर मैडम सिल्वाना दरअसल सोनिया सानी है, लेकिन ये रिपोर्ट दुरुस्त रही कि अली तैमूर इसराइल में गोल्डन ब्रेन बनकर रहता है और अब वहाँ से फ़रार हो चुका है। चीफ ने कहा, हमें अली की उंगलियों के असल निशानात हासिल करने में देर हो गई। वो निशानात और सरताज पाशा की उंगलियों के निशानात बिल्कुल एक हैं। अफसोस के ताख़ीर के बायस अली यहाँ से चले जाने में कामयाब हो गया है। सुपर मास्टर ने पूछा, फिर तो मरीना ने यह भी बताया होगा कि अली कहाँ छुपता फिर रहा है? चीफ ने कहा, हकीकत यह है कि आजकल शितारा हमसे राबता करती है।
उसने बताया है कि फरहाद ने मरीना को अपनी मामूला बना लिया है और उसके भाई को कहीं कैद कर रखा है। उंगलियों के निशानात के मुतालिक मरीना ने नहीं, सितारा ने हमारी रहनुमाई की है। चूंकि वो दुरुस्त साबित हुई है इसलिए हम उस पर भरोसा करते हैं। एक और अफसर ने कहा, सितारा की ये रिपोर्ट भी दुरुस्त साबित हुई है कि अली जजीरा मार्क्यूसान गया था और आजकल मर्द कैदियों के जजीरे में है। सानी सुन रही थी और तस्लीम कर रही थी कि सितारा दूर तक बड़ी गहरी चालें चल रही है। अगर फौरन ही उनका तोड़ ना किया गया तो अली को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचेगा। चीफ ने कहा, सुपर मास्टर, तुमने आते ही सिल्वाना का जिक्र छेड़ दिया, वरना पहले हम तुम्हारे मसले पर गुफ्तगू करना चाहते थे। ये अच्छा हुआ कि इब्तदाई गुफ्तगू में तुम्हारी और सिल्वाना की गहरी रफाकत का सबूत मिल गया। तुम अंधाधुंध उसकी हिमायत करते हो और उसकी तरह तुम भी मुल्की मुफादात के खिलाफ अली तैमूर से राबता रखते हो। ये महज बेबुनियाद इल्ज़ाम है। तुम इस सिलसिले में क्या कहोगे? अली और सिल्वाना के दरमियान राबता रहता है। अली ने ही सितारा के खुफिया अड्डे की निशानदही की है। वहाँ उसने 2 डमी सरना को कत्ल किया है। मैं क्या कहूँगा, आप खुद ही मुतजाद बातें कर रहे हैं। सितारा को दोस्त और काबिल एतमाद भी कहते हैं और सितारा के मुतल्लिक ये भी तस्लीम करते हैं कि उसने हमारे मुल्क में ना जाने कितने गैर कानूनी अड्डे बनाए हुए होंगे। सुपर मैडम अपने आलाकार सरताज अजीज़ के ज़रिए न्यूयॉर्क वाले अड्डे तक पहुंची थी। सुपर मैडम को इतना वक्त नहीं मिला कि वो सरताज पाशा की असलियत मालूम करती। बाद में वो अली तैमूर साबित हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी सुपर मैडम गद्दार है। वो इंसान है, एक बार धोखा खा गई। आप हजरात उसके बड़े बड़े कारनामों को फरामोश करके उसकी नादानिस्ता गलती को पहाड़ बना रहे हैं। सुपर मास्टर, तुम सिल्वाना की ज़बरदस्त वकालत कर रहे हो। क्या ये झूठ है कि तुमने और सिल्वाना ने लेम्बोडा को अपने रास्ते से हटाया है? उसे हटाकर सिल्वाना को उसकी जगह ले आए हो और लेम्बोडा के कत्ल का इल्ज़ाम मरीना पर आयद कर रहे हो। सुपर मास्टर ने कहा, आप लोग ऐसी दर्जनों कहानियां तराश लें। मीठे अंगूरों को खट्टा कहने के लिए दलाइल ज़रूरी नहीं होते, सिर्फ लोमड़ी की हठ धर्मी काफ़ी होती है। हम फिंगरप्रिंट्स के ठोस सबूत हासिल कर चुके हैं। इसराइल का एक गोल्डन ब्रेन कार्मन हेरल्ड दरअसल अली तैमूर था। उसके भी ठोस सबूत और गवाह मौजूद हैं। वही अली वहाँ भी सिल्वाना का दोस्त था और यहाँ भी उसने सितारा के खिलाफ सिल्वाना का साथ दिया था और ये सब कुछ तुम्हारी सरपरस्ती और रहनुमाई में होता रहा था। जनरल ने कहा, हमारे मुल्क के आला हुकाम ने और हम फौजी अफसरान ने मुतफ़िका तौर पर यह फैसला किया है कि तुम्हें सुपर मास्टर के ओहदे से डिस्चार्ज कर दिया जाए। तुम्हारे खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। तमाम इल्ज़ामात साबित होने के बाद तुम्हें सजाए मौत भी दी जा सकती है। एक फौजी अफसर सिगार के कश लगा रहा था। सानी ने उसकी ज़ुबान से कहा, मैं सिल्वाना बोल रही हूँ। तुम लोग खुद गर्ज हो। अपने मतलब का सुपर मास्टर लाने के लिए एक बेकसूर और मुहिब्बे वतन सुपर मास्टर को मौत के घाट उतारना चाहते हो। मेरी तमाम वफादारियों और कारनामों को नज़रअंदाज करके मरीना और सितारा को तरजीह दे रहे हो। एक हाकिम ने कहा, अच्छा तो तुम छुपकर हमारे खुफिया इजलास में आई हो। क्या यह खिलाफ कानून नहीं है? तुम लोगों का ये इजलास ही खिलाफ कानून है। याद रखो, अगर मौजूदा सुपर मास्टर होली मैन को हिरासत में लिया गया और उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया तो मैं तुम लोगों की नींदें हराम कर दूंगी। तुम्हारी मरीना और सितारा तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकेंगी। यकीन ना हो तो किसी भी अपने टेलीपैथी जानने वाले या वाली को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करके देखो। चीफ ऑफ आर्मी इंटेलिजेंस ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे खिलाफ कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हारी रिहाइश गाह को चारों तरफ से घेर लिया गया है। तुम हिरासत में हो। हमारा एक डॉक्टर मुसल्लह फौजी जवानों के साथ आ रहा है। वो तुम्हें आसाबी कमज़ोरी का इंजेक्शन लगाएगा। उसके बाद तुम ख्याल ख्वानी करने के काबिल नहीं रहोगी। सिल्वाना इतनी ही नादान होती तो आज सुपर मैडम ना कहलाती। सब ने उस अफसर की तरफ देखा जो सिगरेट से शुगल कर रहा था। उसने कहा, मैं सुपर मैडम का मातहत मोनारो बोल रहा हूँ। तुम लोगों में से जो लोग सुपर मास्टर और सुपर मैडम के खिलाफ इकदामात में हिस्सा लेंगे वो तरह तरह के अजाब में मुब्तला होंगे। एक और अफसर ने कहा, मैं अफसर की ज़ुबान से टैलबोट बोल रहा हूँ। सुपर मैडम का मुहासरा कर लो। उसे इंजेक्शन लगा दो, बल्कि उसे कत्ल कर दो। वो फिर भी जिंदा रहेगी क्योंकि उसकी रिहाइश गाह में हमारी सुपर मैडम नहीं, उसकी डमी है। सानी ने कहा, तुम लोगों ने अपनी दानिस्त में बड़ी चालाकियां दिखाई। मुझे मेरी रिहाइश गाह में बेबस करना चाहा और सुपर मास्टर को इजलास में बुलाकर उसे हिरासत में लेने का मंसूबा बनाया। अब सितारा से कहो कि हमारे खिलाफ तुम्हारी मदद करने से पहले अपने भाई का अंजाम सोच ले और अगर उसकी भलाई मकसूद है तो मरीना को भी हमसे दूर रखे। इस इजलास में थोड़ी देर तक सुकूत तारी रहा। फिर सानी ने कहा, मैं 15 मिनट की मोहलत देती हूँ। अगर सुपर मास्टर होली मैन को इज्जत से रुखसत ना किया गया तो मैं सबको उसकी इज्जत करने पर मजबूर कर दूंगी।
और इसके लिए जो तरीक़ा कार इख्तियार करूंगी वो तुम लोगों के लिए बाइस शर्म होगा। वो तमाम मुखालफत करने वाले खामोश थे। उनमें से 2-4 ऐसे थे जो सरगोशियों में कुछ कह रहे थे। फिर चीफ ने कहा, हम मिस्टर होली मैन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। पहले की तरह इनकी इज्जत की जाएगी, लेकिन अब ये सुपर मास्टर नहीं रहेंगे। होली मैन ने कहा, मुझे तमाम उम्र सुपर मास्टर बनकर रहने का कोई शौक नहीं है। मैं कनाडा चला जाऊंगा और वहां गुमनामी की जिंदगी गुजार दूंगा। मैं भी अब सुपर मैडम नहीं रहूंगी। शितारा और मरीना की ख्वाहिश के मुताबिक हमारी मजबूत टीम टूट चुकी है। जॉन लैम्बोर्डा मर चुका है। मैंने और होली मैन ने वाशिंगटन छोड़ने का फैसला कर लिया है। अब तुम लोग मुल्क दुश्मन अनासिर के हाथों में कठपुतलियां बनकर रहोगे। एक कर्नल ने कहा, सिल्वाना तुम अभी ना जाना, मैं हाजरीन से पूछता हूँ, उन्होंने शितारा और मरीना पर तकिया करके कौन सी दानिशमंदी का सबूत दिया है? उन 2 ख्याल ख्वानी करने वालियों ने सिल्वाना से टकराने और तुम्हारा साथ देने से इनकार कर दिया है। इधर सिल्वाना और हॉली मैन हमें छोड़कर जा रहे हैं। अब हमारे पास रह क्या गया है? जनरल ने कहा, शितारा की कुछ मजबूरियां हैं। वो और मरीना बाद में हमारे काम आएंगी। ट्रांसफॉर्मर मशीन के जरिए जो नए टेलीपैथी जानने वाले पैदा किए गए हैं, उनमें से चंद बहुत ही ज़हीन और तेज़ तरार हैं। आप ये ना पूछें कि हमारे पास क्या रह गया है, या आने वाला वक्त बताएगा कि हम किसी से कम नहीं हैं। हॉली मैन अपनी जगह से उठ गया, फिर कुछ कहे सुने बगैर जाने लगा। वो लोग जो उसे हिरासत में लेने, उस पर मुकदमा चलाने और उसे सजाए मौत देने का मंसूबा बना चुके थे, वो उसे जाने से ना रोक सके। उसने बाहर आकर अपनी कार में बैठते हुए कहा, बेटी सिल्वाना, इन लम्हात से ये नई जिंदगी तुमने दी है, वरना उन्होंने मुझे गोली मारने का पूरा बंदोबस्त कर लिया था। खुदा ने चाहा तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। आप कनाडा जाएं, मैं आपकी खैरियत मालूम करती रहूंगी। तुम कहाँ जाओगी? खुदा की दुनिया बहुत बड़ी है। आप फिक्र ना करें, मैं आपके पास आती रहूंगी। फ़िलहाल गुड बाय, सो फार। वो हॉली मैन से रुखसत होकर मेरे पास आई, फिर कोड वर्ड्स अदा करने के बाद तफसील से रुदाद सुनाई। मैंने सब कुछ सुनने के बाद कहा, तुमने सुपर मैडम का रोल एक अरसा तक अदा किया, अब वो मुल्क छोड़ देना ही बेहतर है। क्या अली के पास जाओगी? जजीरा मार्क्यूसान में रहकर अली का इंतज़ार करूंगी। तमाम दुश्मनों को मालूम हो चुका है कि वो मर्द कैदियों के जजीरे में है। नया सुपर मास्टर अली को गिरफ्तार करने के लिए उस जजीरे का मुहासरा कर सकता है। मैंने कहा, नया सुपर मास्टर और बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन मैं उसे मौका नहीं दूंगा। अली पाशा को इसलिए वहां ले गया है कि वो जजीरे की महदूद दुनिया में मजबूर होता रहे। उसकी गैर मामूली सलाहियतें उसके काम ना आ सकें, फिर वो अली के सामने मजबूर और बेबस हो जाए। ये सबक हासिल हो जाए कि वो शितारा वगैरह पर तकिया करके भी उस जजीरे से नहीं निकल सकेगा। सिर्फ हम ही उसे वहां से ला सकेंगे। पापा, वहाँ की समाजी ज़िंदगी देखकर अली ने तय किया है कि हम मार्क्यूसान के हुकाम को जजीरे में तब्दीलियाँ लाने पर मजबूर करेंगे। जिस मुआशरे में औरत ना हो, वहाँ वहशत और दरिंदगी बढ़ती जाती है। मैंने तायद की। हाँ, इखलाकी और तहजीबी तकाज़ों के मुताबिक वहाँ के लोगों को इज़्दवाजी और घरेलू ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हम वहाँ तब्दीलियाँ लाएंगे। तुम कुछ रोज़ वाशिंगटन में रहकर नए टेलीपैथी जानने वालों के मुतल्लिक मालूमात हासिल करो। ट्रांसफॉर्मर मशीन मेरी नज़रों में थी, अब उन्होंने इसे दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया होगा। बहरहाल ये तो जानती हूँ कि किन फौजी अफसरान की निगरानी में वो मशीन रहती है। नए टेलीपैथी जानने वालों के ट्रेनिंग सेंटर और वहाँ के तमाम तरीक़ाकार के मुतल्लिक भी बहुत कुछ मालूम है। मैं इस सिलसिले में मोनारो और टेलबॉट से भी काम लेती रहूँगी। वो मुझसे रुखसत होकर अली के पास आई। जजीरे में अली और पाशा का दूसरा दिन था। उस रोज़ बोगार्ड विलेज और जॉनसन के लोग ब्रेन कॉलोनी में आ रहे थे और एक खुले मैदान में जमा हो रहे थे। शीबा 15 बरस की हो गई थी और उसे अपनी मलकियत बनाने के लिए तमाम शाहज़ोरों के दरमियान मुकाबले होने वाले थे। गैर मामूली जिस्मानी कुव्वत रखने वाला पाशा वो मुकाबला जीत सकता था, लेकिन पिछली रात से अली इसे अंगारों के बिस्तर पर सुला रहा था। उसने उसे कमरे में और अपने बिस्तर पर आने नहीं दिया था। वो ब्रेन के बिस्तर पर रात गुजारने पर मजबूर हो गया था और इसी बात का बेहद गुस्सा था कि वो अली का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। दूसरी सुबह उसने नाश्ते की मेज़ पर अली से कहा, तुम ये ना समझना कि मैं मजबूर हूँ और तुमसे मुकाबला करने से कतरा रहा हूँ। मैं पहले मुकाबला जीतना और ब्रेन कॉलोनी का आका बनना चाहता हूँ। यहाँ का हाकिम बनने के बाद तुमसे निमट लूँगा। अली ने कहा, मुझसे निमटने की फ़िक्र ना करो, जब ऐसा वक्त आएगा तो देखा जाएगा। फ़िलहाल यहाँ के शाहज़ोरों से मुकाबले करने वाले हो और तुम्हारी शितारा इस इंतज़ार में है कि मुकाबले के दौरान कोई तुम्हें ज़ख्मी करे और उसे तुम्हारे दिमाग में जगह मिले। वो मेरी दोस्त है, तुम्हारी तरह दुश्मन नहीं है।
अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारे दिमाग में आने का और गैर मामूली कुव्वतों के फॉर्मूले पढ़ने का मौका मिलेगा और सितारा नहीं पढ़ेगी, तो ऐसा कोई नादान ही सोच सकता है। मैं तुम्हें नादान नहीं समझता। वो सोचने लगा, फिर बोला, गैर मामूली समात और बसारत और गैर मामूली जिस्मानी कुव्वतें हासिल करना कौन नहीं चाहता? तुम भी चाहते हो, सितारा भी चाहती है। सभी मेरे दिमाग में घुसकर इन फॉर्मूलों को पढ़ना और नोट करना चाहेंगे। बेशक दोस्त हो या दुश्मन, किसी पर भरोसा ना करो। इसका मतलब है मैं किसी से मुकाबला ना करूंगा तो ज़रूर ज़ख्म लगेंगे। नहीं, फ़िलहाल तुम खुश नसीब हो। हम नहीं चाहते कि तुम्हें कोई ज़ख्म आए और सितारा फ़ायदा उठाए। हमारे टेलीपैथी जानने वाले मौजूद रहेंगे और तुमसे मुकाबला करने वालों को कारी ज़र्ब लगाने का मौका नहीं देंगे। वो मुस्कुरा कर बोला, तुमने जी खुश कर दिया। अब मैं बेफिक्री और बेबाकी से मुकाबला करूंगा। आज से शीबा मेरी होगी और मैं इस इलाके का आका कहलाऊंगा। दिन के 10 बजे मैदान में ऐसी भीड़ थी जैसे मेला लगा हो। शीबा को दुल्हन बनाकर लाया गया था और एक ऊंची मसनद पर उसे बिठाया गया था ताकि तमाम मर्द उसे देखें और उसे हासिल करने के लिए जान की बाजियां लगाते रहें। इब्तदा में बहुत से लोग मैदान में आते रहे, एक दूसरे से लड़ते और शिकस्त खाकर मैदान छोड़ते रहे। फिर बड़े बड़े शाहजोरों की बारी आई। ब्रेन हॉवर्ड ने एक ऊंचे स्टेज पर आकर कहा, यहाँ के दस्तूर के मुताबिक जिस कॉलोनी की लड़की मतलूब होती है उस कॉलोनी का शाहजोर दूसरी कॉलोनियों के दलेरों को ललकारता है। बोगार्ड और जॉनसन ने अपनी अपनी कॉलोनी से एक शाहजोर का इंतखाब किया है। उन 2 कॉलोनियों के 2 शाहजोर बारी बारी मिस्टर यूसुफ पाशा से मुकाबला करेंगे। यूसुफ पाशा ने स्टेज पर आकर ललकारा। उसके मुकाबले पर जॉनसन टाउन का एक बॉडी बिल्डर आया। मैंने अली से कह दिया था कि ऐसे वक्त मैं मौजूद रहूंगा और पाशा को जख्मी नहीं होने दूंगा, इसलिए जो पहलवान निहत्था मुकाबला करने आया मैंने उसे आज़ादी से लड़ने का मौका दिया, क्योंकि ये यकीन होता था कि पाशा उस पर गालिब आएगा और उसके हाथों से जख्मी नहीं होगा। और जो हथियार लेकर आया मैंने उसके हाथों से हथियार गिरा दिया। इन हालात में तमाम मुकाबले दिलचस्प हो गए थे और वहाँ के लोगों पर पाशा का रोब और दबदबा तारी हो रहा था। सानी अली के पास आकर उसे बता रही थी कि उसकी जजीरे में मौजूदगी का इल्म तमाम दुश्मनों को हो चुका है। अगले 24 घंटों में नया सुपर मास्टर अपना ओहदा संभालेगा तो वो जजीरे का मुहासरा कराना चाहेगा और हमारी कोशिश होगी कि ऐसी कोई कार्रवाई ना हो सके। अली ने कहा, पाशा के दिमाग पर उस वक्त कब्जा जमाना होगा जब सितारा मौजूद ना हो। पापा से कहो जब वो उसे भाई सरना के मामले में मसरूफ़ रखें तो मुझे आगाह करें और तुम्हें मेरे पास भेज दें, फिर हम पाशा को काबू में करेंगे। पाशा मर्दे मैदान बना हुआ था, मुकाबले पर आने वालों की हड्डियां तोड़ रहा था, उन्हें अपाहज बना रहा था। जो अपाहज नहीं बनना चाहते थे वो मुकाबले पर नहीं आए थे और अगर मुकाबला करते तो शिकस्त के आसार देखते ही अपनी टूट फूट से पहले भाग जाते थे और अब आखिरी शाहजोर उसके मुकाबले पर आया था। पाशा की एक कमज़ोरी थी कि वो अनाड़ी फाइटर था, ना पुराने दाव पेच जानता था और ना ही फ्री स्टाइल की जदीद टेक्निक से वाकिफ़ था। पिछली बार अली से पंजा लड़ाकर फंस गया था। इस बार वो आखिरी शाहजोर भी उस पर भारी पड़ रहा था क्योंकि वो फ्री स्टाइल का तजर्बाकार पहलवान था। पाशा ने एक बार ताकत के बल पर उसे उठाकर फेंका, दूसरी बार उसके दाव में फंस गया। मैंने थोड़ी देर तक देखा। जब मालूम हुआ कि वो दाव से निकल नहीं सकेगा तो मैंने दाव लगाने वाले पहलवान की गिरफ्त ढीली कर दी। ऐसा कई बार हुआ, जब भी वो फंसता था मेरी मदद से निकल आता था। उसे ये खुशफहमी हो रही थी कि वो अपनी जिस्मानी कुव्वतों से मुकाबिल के दाव पेच को नाकाम बना रहा है। फिर वो आखिरी शाहजोर भी मैदान छोड़कर चला गया। प्रेन कॉलोनी के लोग तालियों की गूंज में उसे मुबारकबाद देने लगे। सितारा उसके पास आकर कह रही थी, तुम ब्रेन कॉलोनी के आका बन गए हो, अब अली को काबू में करना ज़रा आसान हो जाएगा। बेशुमार लोग तुम्हारे महकूम हो गए हैं। मेरा अंदाज़ा था कि ऐसे वक्त सितारा ज़रूर पाशा के पास होगी। मैंने पाशा के दिमाग में आकर आजमाया तो उसने मुझे महसूस नहीं किया। मुझे सितारा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने कहा, सितारा, ठीक 15 सेकंड के बाद तुम कैदी सरना के दिमाग में पहुंचकर उससे बातें कर सकोगी। फिर मैंने कैदी सरना के पास आकर हुक्म दिया कि वो आइंदा 15 मिनट तक सितारा की सोच की लहरों को दिमाग में जगह देगा, सांस नहीं रोकेगा और अपनी बहन से बातें करेगा। फिर मैंने अली और सानी से कहा कि वो पाशा से निमट लें। मैं सितारा को घंटों उलझाए रखूंगा और उसे पाशा के पास आने नहीं दूंगा। उधर ब्रेन हॉवर्ड स्टेज पर आकर ऐलान कर रहा था और कह रहा था, आज के तमाम मुकाबले यूसुफ पाशा जीत चुका है। इससे पहले कि हम 3 कॉलोनियों के आका पाशा को फातेह करार दें और शीबा को उसके हवाले करें,
آخری بار شاہزوروں کو موقع دے رہے ہیں کہ کوئی ایک شاہزور آئے اور پاشا کی جیت کو ہار میں بدل دے۔ میدان میں چاروں طرف خاموشی رہی۔ سب نے اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ پاشا بے پناہ قوتوں کا مالک ہے، جو میدان نہیں چھوڑتا اسے اپاہج بنا دیتا ہے۔ ایسے وقت علی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، میں چیلنج قبول کرتا ہوں۔ پاشا نے چونک کر دیکھا، پھر شیبہ پر نظر ڈالی۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ وہ غصے سے بھڑک کر بولا، میں تیرا مسکرانے والا منہ توڑ دوں گا۔ میں نے اتنے مقابلے جیتے، تو ایک بار بھی نہیں مسکرائی۔ کیا یہ علی تیرا بھائی لگتا ہے؟ علی نے چاروں طرف تماشائیوں کو دیکھتے ہوئے کہا، بزرگوں اور دوستوں، میں اعلان کرتا ہوں کہ شیبہ میری بہن ہے۔ میں کسی درندے کو اس کے قریب نہیں جانے دوں گا۔ اس کی شادی اسی جزیرے کے اس فرد سے ہوگی جسے یہ پسند کرے گی۔ پورا میدان تالیوں سے گونجنے لگا۔ وہ بولا، عورت کوئی زمین نہیں ہے، جس کے پاس طاقت ہو وہی زمیندار بن جائے۔ عورت ہماری طرح انسان ہوتی ہے، اس کے سینے میں بھی دل دھڑکتا ہے۔ یہ اپنی مرضی سے کسی جیون ساتھی کا انتخاب کرنا چاہتی ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جیون ساتھی کوئی پہلوان ہو۔ وہاں ایسے لوگوں کی بہت بڑی تعداد تھی جو شاہ زور یا پہلوان نہیں تھے۔ وہ علی کی باتیں سن کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ شیبہ اسے احسان مندی سے دیکھ رہی تھی۔ پاشا نے سوچا، علی غافل ہے، پہلا بھرپور حملہ کرنا چاہیے۔ اس نے فوراً ہی دوڑتے ہوئے چھلانگ لگائی۔ علی اچھل کر ایک طرف ہو گیا۔ نتیجہ برا نکلا۔ اوندھے میں گرنے کے باعث وہ علی کی خالی کرسی سے ٹکرایا اور لڑکھڑاتا ہوا سٹیج کے نیچے زمین پر چلا گیا۔ ہر طرف تالیاں بجنے لگیں۔ علی کی باتیں سننے کے بعد وہاں کے عام افراد بھی شیبہ کی محبت کو اپنے دل میں بسا رہے تھے اور علی کی حمایت میں نعرے لگا رہے تھے۔ پاشا زمین سے اٹھ کر سٹیج پر آیا، پھر علی کو دبوچ لینے کی کوشش کی اور ناکام رہا۔ وہ ہاتھ نہیں آیا۔ اس نے فضا میں اچھل کر فلائنگ کک ماری۔ پاشا پھر توازن قائم نہیں رکھ سکا، دوبارہ سٹیج کے باہر زمین پر گر پڑا۔ اس بار اس نے جھنجھلا کر ایک شخص سے کلہاڑی چھین لی۔ علی یہی چاہتا تھا کہ وہ فوراً زخمی ہو جائے، جبکہ وہ لات گھونسے کھا کر زخمی نہیں ہو سکتا تھا۔ علی نے بھی ایک کلہاڑی لے لی۔ پاشا نے کبھی خنجر، تلوار یا کلہاڑی چلانے کی تربیت حاصل نہیں کی تھی، اس لیے پہلے ہی حملے میں اس کے ہاتھوں سے کلہاڑی نکل کر دور چلی گئی۔ علی نے اس کے بازو پر ایک ہلکی سی ضرب لگائی۔ ایک دم سے خون ابل پڑا۔ ثانی نے اس کے دماغ میں پہنچ کر کہا، ہیلو پاشا، میرے معمول اور تابع دار بن جاؤ۔ ہرگز نہیں، اس نے چیخ کر کہا، پھر سانس روک لی۔ حالانکہ ایسے وقت شاہ زور یوگا کے ماہر بھی سانس روکنے کے قابل نہیں رہتے۔ بے شک وہ غیر معمولی جسمانی اور دماغی قوتوں کا مالک تھا۔ ثانی نے دوبارہ اس کے اندر آ کر زلزلہ پیدا کرنا چاہا۔ اس کے دماغ کو ہلکی سی تکلیف پہنچی، پھر وہ سنبھل کر بولا، نکل جاؤ، میرے دماغ سے چلی جاؤ۔ اس نے پھر سانس روک لی۔ ثانی نے علی کے پاس آ کر کہا، شیطانی قوتوں کا حامل ہے، ٹیلی پیتھی کا پیدا کردہ زلزلہ برداشت کر لیتا ہے، اس کے دماغ کو کمزور کرو۔ علی نے کلہاڑی کے پچھلے لوہے سے اس کے سر پر ضرب لگائی۔ وہ چکرا کر گر پڑا۔ ثانی نے اندر پہنچ کر دیکھا، اس کا دماغ کسی حد تک کمزور سا لگ رہا تھا، اور اس بار وہ ٹیلی پیتھی کے زلزلے کو برداشت نہ کر سکا۔ سٹیج پر ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ علی نے کہا، مسٹر برین، اپنے آدمیوں سے کہہ دیں کہ اسے اٹھا کر تمہارے مکان پر چھوڑ آئیں اور کوئی اسے نقصان پہنچانے کی حماقت نہ کرے۔ برین کے حکم سے کچھ لوگ پاشا کو سٹریچر پر ڈال کر لے گئے۔ ثانی اس کے دماغ میں موجود تھی۔ اس سے کہہ رہی تھی، پاشا، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ راضی خوشی میرے معمول بن جاؤ، ورنہ تمہارا دماغ پھوڑا بن جائے گا۔ ادھر علی نے جزیرے کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں نے کسی عورت کے لالچ میں یا کالونی میں اقتدار حاصل کرنے کی نیت سے یہ بازی نہیں جیتی ہے۔ ہم سب کو بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے۔ مسٹر برین ہاورڈ بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن ابھی ان میں آقا بن کر رہنے کی صلاحیتیں ہیں، اس لیے برین کالونی کے یہی آقا رہیں گے۔ ایک باڈی بلڈر نے کہا، مسٹر علی، تم یہاں کے تمام شاہ زوروں کی انسلٹ کر رہے ہو۔ یہ کہتے ہو کہ یہاں کی لڑکیاں طاقتوروں کو چھوڑ کر بزدلوں کو پسند کریں اور بوڑھے کمزور لوگ یہاں کے آقا بن کر رہیں اور ہمیں کبھی یہاں حکومت کرنے کا موقع نہ ملے۔ علی نے کہا، حکومت صرف طاقت سے نہیں، عقل سے بھی کی جاتی ہے۔ جس معاشرے میں ذہین افراد کو خاطر خواہ موقع ہی نہ دیا جائے، وہاں صرف طاقت اور درندگی رہ جاتی ہے، اور اس دواجی زندگی گزارنے کے لیے مرد کی ہی نہیں، عورت کی پسند کو بھی اہمیت دی جاتی ہے۔ دوسرے شاہ زور نے کہا، تم ایک مقابلہ جیت کر ہم سب کو اپنے اصولوں اور خود ساختہ قوانین کا پابند بنانا چاہتے ہو، ہم کوئی محکوم اور مجبور نہیں ہے۔ علی نے کہا، میں محبت کی زبان سے اچھی باتیں سمجھا رہا ہوں، اگر تم لوگ طاقت کی زبان سے سمجھنا چاہو گے تو پھر اسی طرح مقابلے ہوا کریں گے۔
नतीजा यही होगा जो आज तुम्हारे सामने है। तुम्हारे दरमियान जो बड़े बड़े सूरमा थे वो अपाहज हो गए या मैदान छोड़ गए। अगर तुम भी यही चाहते हो तो मैं तुम्हें अपाहज बनाकर यहाँ की औरतों को और ज़हीन अफराद को उनके हुकूक दूंगा। तमाम लोग फिर तालियां बजाने और अली की हिमायत में नारे लगाने लगे। चंद पहलवान किस्म के लोग गुस्सा दिखाते हुए चले गए। दूसरी कॉलोनियों के आकाओं ने अली का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि वो भी बूढ़े होने के बावजूद आइंदा आका बनकर रहने वाले थे और वहाँ का कोई सूरमा उन्हें इक़्तिदार से हटाने की जुर्रत नहीं कर सकता था। एक आका बोगार्ड ने कहा, मिस्टर अली, मैं शाम को आज एक बहुत बड़ी दावत का एहतमाम कर रहा हूँ। तुम मिस्टर ब्रेन हॉवर्ड के साथ आओगे तो ये मेरे लिए इज्जत और फ़ख्र की बात होगी। अली ने शाम को बोगार्ड विलेज जाने का वादा किया। उधर मैंने शितारा को उलझाए रखा था। वो कैदी सरना के पास आई तो उसके दिमाग में जगह मिल गई। सरना ने पूछा, तुम कौन हो? मैं शितारा हूँ। डमी शितारा, तुम क्यों आई हो? मैं डमी नहीं, असली हूँ, तुम्हारी सगी बहन हूँ, मुझे पहचानो। कैसे पहचानूं? तुम डमी की आवाज़ में बोल रही हो। तुम्हें मालूम है कि मैं अपनी असल आवाज़ और लहजे को नहीं सुनाती हूँ, लेकिन अपने सगे भाई को सुनाती हो। मैं तुम्हारा सगा हूँ। हाँ, मगर फरहाद के कैदी हो, वो तुम्हारे दिमाग में रहकर हमारी बातें सुन रहा होगा, मेरी असल आवाज़ सुनकर समझ जाएगा। तो तुम क्यों आई हो? मैं पक्का यकीन करने आई हूँ कि तुम मेरे सगे हो। फिर तो तुम मेरी बहन नहीं हो। मेरी सगी बहन मुझे अच्छी तरह पहचानती है। मैं सगी हूँ, तुम्हारी असल आवाज़ और लहजे से और तुम्हारे पैदाइशी निशान से तुम्हें पहचानती हूँ। शनाख्त का कोई तीसरा ज़रिया नहीं है। तुम मेरी असल आवाज़ सुन रही हो, यहाँ आकर पैदाइशी निशान भी देख सकती हो, लेकिन तुम इस कैद खाने में नहीं आओगी और ना ही मैं तुम्हें आने का मशवरा दूंगा। भाई सरना, तुम नहीं जानते, फरहाद ने एक और भाई सरना को मेरे हवाले किया है। उसकी आवाज़ भी तुम्हारे जैसी है और उसके जिस्म पर भी बिल्कुल वैसा ही पैदाइशी निशान है। अब तुम ही बताओ कि मैं असल को कैसे पहचानूं? तुम भारत की रहने वाली हो। तुमने सैकड़ों भारतीय फिल्मों में देखा होगा कि जब औलाद या सगा भाई बिछड़ जाता है और कहानी के किसी मोड़ पर दिखाई देता है तो कोई वाज़े पहचान ना होने के बावजूद खून खून को पुकारता है। खून जोश में आता है, फिर बिछड़े हुए गले लग जाते हैं। भाई सरना, ये फिल्मी बातें हैं। फिर तो तुम्हारा खून सफ़ेद हो गया है, मगर मैं सगा हूँ। तुम्हारी आवाज़ सुनते ही मेरा खून जोश में आ रहा है और तुम्हें पुकार रहा है। खून की बात ना करो, कोई दूसरी पहचान बताओ। एक और फिल्मी नुस्खा है। तुमने बचपन में जो गीत मेरे साथ गाया था वो मुझे याद है। मैं गाता हूँ, तुम्हारी यादाश्त वापस आ जाएगी। वो गीत याद आ जाएगा तो तुम भी उधर से गाने लगोगी। ये कहते ही वो गाने लगा, ओ बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना, ओ बचपन के दिन भुला ना देना। वो बोली, भाई सरना, ये तो फिल्म दीदार का गीत है। दिलीप कुमार और नरगिस ने बचपन में गाया था। तो फिर हमने बचपन में क्या गाया था? ठहरो, मैं चरस का दम लगाऊंगा तो याद आ जाएगा। वो चरस वाला सिगरेट होंठों में दबाकर सुलगाने लगा। शितारा ने उसे फूंक मारने पर मजबूर किया तो लाइटर बुझ गया। वो बोली, तुम 1.5 घंटे तक सांस रोक लेते थे। इस नशे ने तुम्हें 1.5 मिनट भी सांस रोकने के काबिल नहीं छोड़ा है। मेरी जान से ज्यादा प्यारे भाई, तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे रोना आ रहा है। मेरी प्यारी बहन, हम सब अपने आमाल के नतीजे में रोते हैं। वैसे एक पते की बात जहन में आई है। मैं साबित कर सकता हूँ कि मैं ही तुम्हारा सगा हूँ। वो कैसे? देखो, जो सरना तुम्हारे पास है उसमें कोई बुरी आदत है? नहीं, कोई बुरी आदत नहीं है। ये मानती हो कि फरहाद दुश्मन है? हाँ, मानती हूँ। ये भी मानती हो कि दुश्मन हमारी तुम्हारी भलाई नहीं चाहेगा। उसने मेरी योगा और आत्मा शक्ति की सलाहियतें छीनने और दिमागी तौर पर कमज़ोर बनाए रखने के लिए मुझे नशे का आदी बना दिया है। वो कायल होकर बोली, वाकई ये एक अहम नुक्ता है। जो सरना मेरे हवाले किया गया वो नशे का आदी नहीं था, असल तुम हो। फरहाद तुम्हें कमज़ोर बनाता जा रहा है। देखा प्यारी बहन, चर्च का दम लगाने से अकल कैसे काम करती है। मेरा मशवरा है, कभी कभी तुम भी एक आध दम लगा लिया करो। एक अकल की बात करके फिर फजूल सी बात कर रहे हो। मैंने तो तुम्हें सिगरेट सुलगाने का भी मौका नहीं दिया है। इसे फेंक दो। इसे फेंक दूंगा तो इस नीम तारीख कैद खाने में कैसे जीऊँगा? मैं तुम्हारी हालत पर कुड़ रही हूँ, तुम्हारे लिए तड़प रही हूँ। कहाँ है फरहाद? किसी को नशे की लत लगाना गैर इंसानी फेल है। मैंने कहा, शितारा, पहले अपना मुहासबा करो। तुमने आज तक टेलीपैथी के घमंड में कितनी गैर इंसानी हरकतें की हैं। उस बेचारे एक राजपूत की ही मिसाल काफ़ी है जिसने तुम्हारा गुलाम शौहर बनना मंजूर नहीं किया और तुम्हारे जबर से बचने के लिए उसने खुद को आधा मार डाला। और किसी वक्त भी तुम पारस को मार डालने की कोशिश कर सकती हो।
اس لیے اپنے بھائی سرنا کے معاملے میں انسانیت کا واسطہ نہ دو۔ فرحاد پلیز، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے بھائی کو رہا کر دو۔ وہ کر چکا ہوں، سرنا تمہارے پاس ہے۔ پھر تمہاری قید میں کون ہے؟ یہ بھی سرنا ہے۔ دراصل مجھے تمہارے بھائی سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ اس کے بغیر مجھ سے رہا نہیں جاتا، اس لیے ایک بھائی تمہیں دے کر دوسرا اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ لیکن میرا تو ایک ہی بھائی ہے، دوسرا ڈمی ہے۔ تو پھر جو ڈمی ہے مجھے دے دو، سگا اپنے پاس رکھ لو۔ میں تمہیں بڑی سے بڑی قسم دیتی ہوں، سگا کون ہے بتا دو۔ اصل اور نقل کی کوئی پہچان ہوتی تو بتا دیتا، ویسے تمہارے ساتھ ایک رعایت کر سکتا ہوں۔ ہاں ہاں بولو۔ تمہارے پاس جو سرنا ہے اسے 1 ہفتے کے لیے مجھے دو، اور 1 ہفتے کے لیے قیدی سرنا کو اپنے پاس رکھو۔ اسے اچھی طرح جانچو اور پرکھو۔ مقررہ مدت کے بعد جسے سگا کہو گی اسے تمہارے حوالے کر دوں گا اور ڈمی کو جہنم میں پہنچا دوں گا۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔